नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। और आज हमारे बीच में हैं अभिषेक शर्मा जी, जो कि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो बताइए आप क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? बढ़िया है सब। सब बढ़िया, शानदार। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे थोड़ा चुनाव के विषय में, कि जो मतदान होने हैं, लोकसभा चुनाव का पहला तो चरण समाप्त हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या नतीजे हो सकते हैं 102 सीटों पे? जो पहला चरण हुआ है, पहले चरण की जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई है, तो इसमें जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति और जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उनके प्रति जनता का रुझान अच्छा है। और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी अभी जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उनमें भी कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। अच्छा, तो कांग्रेस की तैयारियां कैसे हैं? भोपाल की बात करें तो भोपाल की जहाँ तक बात है, हमारे प्रत्याशी एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है, वो एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। जिला कांग्रेस के वो ग्रामीण के अध्यक्ष रहे हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। उनकी माताजी यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, जनपद अध्यक्ष रही हैं। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, तो हमारे भोपाल लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीटें, लगभग 8 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, सभी कार्यकर्ताओं सम्मेलन हो चुके हैं। सभी विधानसभाओं में अरुण श्रीवास्तव जी पहुंच चुके हैं। विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुके हैं। अब हमारी जो तैयारी है इसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने की है, तो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयार हैं। बूथ स्तर तक पार्टी की विचारधारा को बताकर, पार्टी की जो नीति और निर्णय जो कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी पत्र के माध्यम से बनाए हैं उसको जनता तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बूथ तक कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को ले जाएगी और जनता के सामने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता बराबर मेहनत कर रहे हैं। और भोपाल लोकसभा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभिषेक जी ने अभी जिक्र किया विधानसभा का जी, 2023 में जो चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली और 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और उसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें देखा गया था कि लगभग 114 सीटें जो हैं जी, वो 116, हाँ वही मतलब कि कांग्रेस को मिली थी और सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा है। तो आपको क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही होगी इसकी कि लोगों ने बीजेपी को ज़्यादा वोट दिए? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। इस प्रकार हमारे मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले। इसमें लाडली बहना का भी एक बड़ा रोल है। हाँ जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम हमारी जो माताएं बहनें हैं, हाँ जी, उनको 1000 रुपये से शुरू करके 3000 रुपये तक उनको प्रति माह देंगे। बिल्कुल। तो एक ये भी बड़ी वजह रही और कुछ हमारी कमी रह गई होगी, इस वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता के हितों की बात करना कांग्रेस पार्टी बंद कर देगी, किसानों और नौजवान युवाओं की बात करना कांग्रेस पार्टी बंद कर देगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम विपक्ष का जो एक भूमिका होती है, उस भूमिका को अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए हम मध्य प्रदेश के जन जन की लड़ाई लड़ेंगे। और इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में आप देखेंगे कि जो हमारी हार हुई थी उससे सबक लेते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहा है और मजबूती के साथ जनता तक अपनी बात पहुंचा रहा है। और एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी जनता को गुमराह करके इस सत्ता में पहुंचे थे। इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी हारती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के खातों में प्रति माह 3000 रुपये आएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, MSP कानून बनाएंगे, 2700 रुपये की क्विंटल गेहूं की हम खरीदी करेंगे, 3000 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के लोग हैं, आप जनता से मिलते हैं, ना तो 3000 रुपये महिलाओं के खातों में आ रहे हैं, ना तो किसानों की गेहूं की अभी खरीदी चल रही है, वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। सोसाइटियों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पर भी किसान परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। इसलिए चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, सभी का सहयोग, सभी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को अब मिलने जा रहा है। बिल्कुल। जैसे आपने किसानों की बात करी है ना, महिलाओं की बात करी, युवाओं की बात करी, तो कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि इसमें भी बहस छिड़ी हुई है कि मुद्दा बनाम मोदी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे हम भोपाल की बात कर रहे हैं, हम जब लोकल मुद्दों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।
जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे भोपाल की जनता ने पिछली बार भी एक ऐसा सांसद देखा प्रज्ञा ठाकुर जी के रूप में जी। कि वो कभी भी जनता के बीच में हम और आपको कहीं नजर नहीं आई। जी। हम जब सड़कों पर निकलते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, तो हमको पार्षद का बोर्ड लगा दिखाई देगा, हमें विधायक का बोर्ड लगा दिखाई देगा कि विधायक निधि से काम हुआ है, पार्षद निधि से काम हुआ है। लेकिन पूरे भोपाल में ढूंढने से भी कहीं पर हमें सांसद निधि का कोई ऐसा कार्य देखने को नहीं मिलता कि जो पिछले 5 वर्षों में भोपाल की सांसद ने कराया हो। मैं कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है तो जनता को लोकल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और नेताओं को भी लोकल मुद्दों पर बात करके इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी जी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सांसदों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि जनता उनको दोबारा मौका देगी। हमारी भोपाल की सांसद ढूंढने से लोगों को नहीं मिली, लोगों को काम कराना होता था, सांसद जी का पता नहीं रहता था कहाँ है, वो हमेशा विवादों में रही। मेरा मानना यह है कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। आज भोपाल में ही अकेले इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, माँ बाप अपने जीवन की एक बड़ी कमाई का हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता है, लेकिन आप देखेंगे बच्चे डिग्रियां लेकर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। उनको मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं हमारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जैसा, पुणे जैसा, गुजरात में अहमदाबाद जैसा, बेंगलोर जैसा आईटी हब क्यों नहीं बन पा रहा है भोपाल हमारा? क्यों आखिर मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है? मध्य प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ रही है, जनता के पास हम मुद्दे लेके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां हैं, जिसमें युवा न्याय की बात करी गई है कि युवाओं की फर्जी परीक्षा जो युवाओं की जो परीक्षा में पेपर लीक हो जाते हैं फर्जी तरीके से, उसको रोका जाएगा। युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, 1 लाख रुपए उनको साल में दिए जाएंगे जो ग्रेजुएट युवा होंगे, ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी एमएसपी कानून लागू करने जा रही है। महिलाओं के लिए जो नारी न्याय है उसके अंतर्गत जो गरीब परिवार में जो सबसे उस परिवार की बुजुर्ग महिला होगी उसके खातों में 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। हिस्सेदारी न्याय की बात करी जा रही है कि जो गरीब, पिछड़े और जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार विकास की मुख्य धारा में लाना है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। तो हम तो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मुद्दों को भ्रमित करके जनता के सामने केवल भावनात्मक रूप से धर्म की बात करके और अन्य मुद्दों को लाके इस चुनाव को मुद्दा विहीन करना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। और मैं भी मध्य प्रदेश की और देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब भी आपके पास कोई लीडर आपके पास वोट मांगने आए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, आप उससे जरूर पूछें कि आपका विजन हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या है। अगर आप सांसद चुन के जाते हैं तो आप अपनी लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का विकास कराएंगे, युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे निश्चित करेंगे, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आपके पास क्या विजन है, इस प्रकार की मांग होनी चाहिए। आउटर क्षेत्रों में हम देखें, रूरल क्षेत्रों में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, तो वहां भी हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए खाद बीज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली के दाम कम होनी चाहिए, जो फसलों की जो कीटनाशक है या जो बीज हैं उनकी महंगाई पे कैसे नियंत्रण किया जाए, इसकी बात होना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे जो सॉल्व हो गए हैं, अब उन्हीं मुद्दों को हम बार बार जनता के सामने ले जाके वही सन 47 की बातें कर करके, हम पुरानी कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर करके अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा संभव होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश को खड़ा किया है, इस देश को स्वाभिमान के साथ विश्व के अग्रणी देशों में आगे बढ़ने का कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संबल दिया है। जैसे आपने अभी बात कही मुद्दों के ऊपर, तो कल ही की बात है, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आपने सुना ही होगा जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी संपत्ति छीन करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है और आपके गले का मंगलसूत्र भी खींच लेगी, इस तरह का उनका बयान आया। तो आपका क्या मानना है कि ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनके लिए ऐसा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी अब केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश की 140 करोड़ जनता ने चुना, उनको बहुमत मिला, हम उसका सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को इतने हल्के स्तर की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री होता है उस सब पर बराबर उसका अधिकार होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं जब तक वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री का भाषा का स्तर इतना स्तरहीन नहीं होना चाहिए कि हम और आपको इस प्रकार सवाल जवाब में उनको बीच में लाना पड़ेगा। आप ये बताइए कि देश में रहने वाले अन्य धर्मों के लोग क्या इस देश के निवासी नहीं हैं? मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मैं सनातनी हूँ और मैं
ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म मुझे मिले तो मुझे हिंदू घर में मुझे पैदा करें और सनातन धर्म में मेरा जन्म हो, और मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, अपने धर्म के प्रति मैं सजग हूं। लेकिन हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है कि दूसरे की भी पूजा पद्धति का हमको सम्मान करना पड़ेगा, और अगर हम दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, इससे हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था कहीं कम नहीं होती है। क्योंकि सनातन धर्म का मूल वाक्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। यही तो हमारे सनातन धर्म है कि हम दूसरे का भी सम्मान करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि उसमें सभी समाहित है। इसलिए हम किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए, ताकि अन्य लोगों के हृदय में पीड़ा हो और उनके अंदर भय का वातावरण हो। आप जिस धर्म के हैं आप स्वेच्छा से उस धर्म को मानिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आधार पर विभाजन करने की नीति से हमारा देश कमजोर होगा। क्योंकि ये अगर इस धर्म को आधार बनाकर बार बार राजनीति में घसीटेंगे, इससे हमारे देश की नींव कमजोर होती है। देश में रहने वाले 140 करोड़ सभी लोग भारतीय हैं, और सभी को भारतीयता को धर्म मानकर उस भारतीयता को आगे लेकर चलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, ये मेरे विचार भी हैं। जी, आप हमारे मतलब कि दर्शकों से और देश के युवाओं से, महिलाओं से और किसानों से एक बार वोट की अपील करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि 102 सीटों का जो मतदान हुआ है, वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है कि लोग निकले नहीं घरों से मतदान करने के लिए। तो आप एक बार अपील कर दें कि आपको जिसको वोट देना हो दें, लेकिन वोट जरूर, मतदान जरूर है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। भारतीय संविधान द्वारा हमको एक बड़ा अधिकार दिया गया है, जिससे हम देश की प्रगति करने वाली सरकार ला सकते हैं, अच्छे लोगों को चुन सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में निकलकर आप मतदान करें, ताकि भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो, भारतीय संविधान मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत। ये थे अभिषेक शर्मा जी, जो कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी कार्य इन्होंने किया है और जनता से मिलते रहते हैं ये। और तो यही इंटरव्यू को करते हैं समाप्त, और एक इनके साथ हम पॉडकास्ट भी ज़रूर लेके आएंगे, जहाँ पे आपको विस्तार से इनके बारे में जानने को मिलेगा, इनकी जीवनी के बारे में जानने के लिए मिलेगा, और इनके भविष्य के क्या एम है, क्या विजन है इनका राजनीति को लेकर के एंड यूथ को लेकर के, इनका क्या विचार है, वो हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।